चलिए देखिए, पिछली क्लासेस में हमने कुछ बेसिक्स बातें पढ़ी और लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने आपको ये बताया कि भाई किसी भी एक्टिविटी को जब आप कंडक्ट करोगे तो उसका एक प्रॉपर क्या होगा, साइकिल होगा या एक ऑर्डर होगा, और उसी ऑर्डर को जब आप कंप्लीट करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब आज हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट कैसे करना है। यानी हमने बातें कर ली सारी कि ऑपरेटिंग साइकिल होना जरूरी है, प्लस हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि उस ऑपरेटिंग साइकिल के पूरा होने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा, जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो यहां पर आज हमें जो सीखना है वो ये है कि किसी भी एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कैसे होता है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, यहां से हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट होगा। हेडिंग डालें, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फॉर एन एंटिटी, how to calculate operating cycle period for an entity। अब देखिए, एक बार पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट और फॉर्मूले सब लिखेंगे। जगह वहां से लगे इसका भी। हाँ जी, रॉ मटेरियल स्टोरेज हाउस, फैक्ट्री, फिनिश गुड्स गोडाउन, कस्टमर। देखिएगा, ये पूरा आपका ऑपरेटिंग साइकिल है एक फिनिश गुड्स का, एक प्रोडक्ट का, जो एक एंटिटी रॉ मटेरियल की स्टेज से चालू करेगी और अल्टीमेटली वो गुड्स किसके पास पहुंच जाएगा, कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि हर एक पर्टिकुलर पार्ट में समय कितना लगेगा। अब बिल्कुल सिंपली मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा, फॉर्मूले बनाना सीखना है हमें, कि हमें लर्न नहीं करना, हमें एक प्रोसेस से समझना है। भाई आप ये मानते हो रॉ मटेरियल सप्लायर से सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल स्टोरेज हाउस में आ गया जो हमारे स्टोर्स बने हुए हैं, वहां से जब जब जितनी जरूरत पड़ेगी उतना कहां चला जाएगा, फैक्ट्री में जहां पर हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही होगी। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म होगी तो माल फिनिश्ड हो गया, तो वो कहां चला गया, गोडाउन में चला गया। यहां से जब जब डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे हम गुड्स को क्या करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, और गुड्स किसको दे देंगे, कस्टमर को गुड्स हैंडओवर कर देंगे। तो हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देन कस्टमर से हमें क्या मिलेगा, कैश। यानी अगर मैं इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे ले जाऊं तो कस्टमर से मैंने क्या लिख दिया, कैश कलेक्शन की बात कर दी, बस। दिस इज कॉल्ड अवर
ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब एक एक सिचुएशन पर अपन सोचते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब रॉ मटेरियल से सप्लायर, रॉ मटेरियल के सप्लायर से रॉ मटेरियल गोडाउन में आ गया, क्या आप ये मानते हो कि रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री में जाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज रॉ मटेरियल मुझे रिसीव हो गया, कल मैं सारा का सारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए भेज दूंगा। प्रोडक्शन पर जाते समय एक सीक्वेंस होगी, हो सकता है इतना मटेरियल अब जाएगा, फिर कुछ समय बाद जाएगा, कुछ समय बाद जाएगा। अब मैंने आपको एक डेटा दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल। ऑन एन एवरेज मेरे स्टोरेज हाउस में 50,000 की वैल्यू का स्टॉक रखा हुआ है। ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में 50,000 की वैल्यू का स्टॉक मैंने रख रखा है। सप्लायर से आया, ध्यान रखना ऑन एन एवरेज का मतलब समझो। देखिए क्या होता है, कभी आप सप्लायर से 5,000 रुपए का गुड्स मंगवाओगे, कभी आप 10,000 का मंगवाओगे, कभी हो सकता है कि कोई गुड्स नहीं आ रहा सप्लायर से। तो मैंने क्या किया, साल भर का अमाउंट लेकर उसका एक एवरेज निकाल लिया होगा। भाई ऑन एन एवरेज का मतलब अपन क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पीरियड की अपन बात कर रहे हैं उस दौरान डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट परचेजेस हुई होंगी, बीच बीच में इशू भी होता रहेगा। मैंने ये माना कि ऑन एन एवरेज 50,000 की वैल्यू का स्टॉक आपके गोडाउन में क्या है, रखा हुआ है। हाँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज 50,000 की वैल्यू का मटेरियल आपके गोडाउन में रखा हुआ है। और दूसरा डेटा मैं आपको ये दे रहा हूं, यहां से जब ये कंजम्पशन होगा तो फैक्ट्री में चला जाएगा। जैसे जैसे मटेरियल क्या होता रहेगा, कंज्यूम होगा, वैसे वैसे वो कहां ट्रांसफर होता जाएगा। अब ये डेटा मैंने आपको बताया कि ₹150 पर डे का कंजम्पशन होता है, ₹150 पर डे। अब ये कैसे निकाला होगा, साल भर का कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। भाई आप समझना, मैं ये जो चीज कर रहा हूं ये पास्ट पर बेस्ड होगी सारी। भाई ऐसे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एक दिन में 150 का ही कंजम्पशन होगा। मैंने क्या किया होगा, पास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड उठाए होंगे, पिछला साल खत्म हो चुका है, उसका सारा डेटा मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट से अवेलेबल होगा। मैंने ये देखा कि उस पूरे साल में मेरा टोटल कंजम्पशन इतना हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज मैंने कर दिए होंगे, तो मुझे एक एवरेज वैल्यू पता लग गई होगी कि टोटल कंजम्पशन इतना हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ 150 रुपए का मटेरियल हर दिन कंज्यूम होता है, तो 50,000 के कंजम्पशन में कितना समय लग जाएगा आपको। क्वेश्चन वापस सुनना, मेरे गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, 50,000, इसमें से हर दिन 150 रुपए का मटेरियल बाहर हो जाता है, तो एक दिन में तो 50,000 खत्म नहीं होगा ना, एक दिन में तो कितना खत्म हुआ, 150 रुपए। तो मुझे ये बताओ कि 50,000 को पूरा खत्म होने में कितने दिन लग जाएंगे। कैसे निकालोगे आप ये डेज, कैसे निकालोगे, मेरा क्वेश्चन समझ आया, वापस सुनना। 50,000 रुपए का मुझे, या चलो इसको छोड़ो, मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं, आपकी जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं, रोज 20 रुपए खर्च करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे 1,000 रुपए को खर्च करने में। कैसे निकाला, बस वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं कि भाई मैं ये बोल रहा हूं 50,000 रुपए का मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा है, हर दिन 150 रुपए का मटेरियल मैं कंज्यूम कर लूंगा,
तो यानी कुछ दिन तो लगेंगे ना इसको कंज्यूम करने में। या इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, मान लो इसको मैंने 1500 कर दिया, निकालो 1500 कर दो, यानी मैंने ये लिख दिया कि मेरे पास 33.33 डेज लगेंगे रॉ मटेरियल को कहां जाने में, खत्म होकर दूसरी स्टेज पर जाने में। इसी पीरियड को मैंने नाम दे दिया रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। यानी मेरे पास जो ऑन एन एवरेज स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है 33.33 डेज लगेंगे, और वो किस स्टेज पर कन्वर्ट हो जाएगा, अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। बोलो आया समझ में? अब मुझे बताओ मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है यहां पर। अगर ये मैंने निकाला तो इसमें आपने क्या किया है, 50,000 डिवाइडेड बाय 1500, यही किया आपने। ये 50,000 क्या था, ऑन एन एवरेज, ये हटा दो, क्या बोलोगे, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन। ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी अगर मुझे ये निकालना है कितने दिनों तक मेरा रॉ मटेरियल सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होगा, यानी प्रोसेस में आगे जाएगा, तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैंने बोला एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लो, उसको डिवाइड कर दो पर डे के कंजम्पशन से, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड बोलूंगा। अभी लिखेंगे अपन ये सब बातें, पहले केवल एक डायग्राम को समझ रहे हैं अपन। बोलो आया पॉइंट समझ में? वापस सुन लेना। मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज सब कुछ एवरेज चलता है। द रीजन बीइंग, आप एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं निकाल सकते। आप समझो, कोई भी काम जब आप करते हो ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, हमने उस पर्टिकुलर पीरियड को ऑब्जर्व किया होगा, उस ऑब्जर्वेशन में कभी हुआ होगा हमने 1500 का ही माल इशू किया हो, कई बार हो सकता है हमने 1800 का किया होगा, कई बार हमने 1200 का किया होगा, कई बार हमने 1000 का किया होगा। लेकिन मैंने क्या किया, उन सारे अमाउंट को जोड़कर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर दिया, तो मेरे पास एक एवरेज फिगर आ गया कि यार ऑन एन एवरेज हर दिन 1500 का कंजम्पशन होता है। ये 1500 एग्जैक्ट नहीं होता, ये केवल पास्ट के बेसिस पर निकाला गया एवरेज होता है बस, कि भाई ऑन एन एवरेज ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी फैक्ट्री में। बोलो क्लियर यहां तक? अब आओ आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। मुझे बताओ क्या केवल रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हो जाएगा क्या, या कुछ लेबर भी लगेगी? तो यहां पर एक और फैक्टर आ गया मेरे पास, लेबर। एक फैक्टर क्या है, और क्या लगेगा, एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 मेजर पार्ट होते हैं। अगर मैं कॉस्ट शीट की बात करूं या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 ही बातें होती हैं। 3 एलिमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स या एक्सपेंस। ये तीनों यहां लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तीनों लगेंगे, तभी जाकर क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। अब मुझे ये बताओ, यहां पर भी जब प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही होगी तो कुछ दिन तो कंज्यूम हो रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने आज मटेरियल डाला, सुबह और शाम को प्रोडक्ट बनकर बाहर हो गया। मुझे वहां पर भी क्या लग रहे होंगे, कुछ समय। अब समझना, जब फैक्ट्री में काम हो रहा है, इस स्टेज को बोला जाता है WIP स्टेज। क्या बोला जाता है? यानी काम क्या है, प्रोसेसिंग में है। अब यहां मैंने फिर आपको एक डेटा दिया, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP।
80,000। अब मुझे बताओ कोई इसका मीनिंग समझा सकता है? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP का मतलब क्या है? 80,000 की वैल्यू पर प्रोसेसिंग चल रही है। जब ये बन जाएगा ना तो इतने का माल बनकर तैयार होगा, बट अभी क्या चल रही है? प्रोसेसिंग चल रही है इस पर। उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ WIP। वापस समझना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके बनने से पहले सबसे पहले इस पर रॉ मटेरियल लगा होगा। रॉ मटेरियल के बाद ये फैक्ट्री में इस पर 3 चीजें लग रही हैं। रॉ मटेरियल पर काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है, और ओवरहेड लग रहे हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। मैं ये बोल रहा हूं एवरेज स्टॉक ऑफ WIP का मीनिंग समझो। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP का मतलब है इतने का काम फैक्ट्री में चल रहा है। ऑन एन एवरेज इतनी वैल्यू का काम हर समय मेरी फैक्ट्री में चलता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये काम चल रहा है, फैक्ट्री के खर्चों को एक नाम दिया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। सुना है कभी ये नाम? फैक्ट्री कॉस्ट। इनको एक नाम दे रहे हैं हम। फैक्ट्री में 3 चीजें लग रही हैं, क्या क्या? रॉ मटेरियल और ओवरहेड्स। इनको मिलाकर मैंने एक नाम दे दिया, क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। मान लो अब मैं आपको बोलूं फैक्ट्री कॉस्ट पर डे जो है मेरा 1000 रुपए है। फैक्ट्री कॉस्ट पर डे क्या है? 1000 रुपए। अब इसका मीनिंग समझो, हर दिन 1000 रुपए का काम खत्म कर हो जाता है। हर दिन मेरी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है? 1000 रुपए। हर दिन अगर 1000 रुपए का काम पूरा हो रहा है तो 80,000 के काम को पूरा होने में कितने दिन लग जाएंगे? 80 दिन। यानी आप समझो फॉर्मूला क्या बनते जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं मेरे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में 80,000 की वैल्यू पर काम चल रहा है। जब ये पूरा होगा तो 80,000 का माल बनकर तैयार हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अब ऑन एन एवरेज हर दिन 1000 रुपए का खर्चा लग रहा है फैक्ट्री कॉस्ट पर। यानी इसको समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं 1000 रुपए की वैल्यू का काम मैं क्या कर देता हूं? कंप्लीट कर देता हूं। तो बताओ 80,000 के काम को पूरा करने में दिन कितने लग जाएंगे? 80। क्या फॉर्मूला बनाया मैंने? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक एक स्टेज को समझो, उसके खर्चों को समझो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा। वापस से बोलते हैं अपन। आओ, सबसे पहले मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल का पीरियड ढूंढना है। फॉर्मूला क्या बना हमारा? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे या पर डे कंजम्पशन। क्लियर पहला फॉर्मूला। अब दूसरे पर आ जाओ। अब हम पहुंच गए अगली स्टेज यानी WIP पर। तो अब फॉर्मूला क्या बोलूंगा? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कहां हो रहा होगा? जहां प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने वाली जगह को मैं क्या बोलता हूं? फैक्ट्री कॉस्ट बोलता हूं या फैक्ट्री बोलता हूं। तो फैक्ट्री में जो खर्चे लग रहे हैं उसे मैं क्या बोलूंगा? फैक्ट्री कॉस्ट बोलूंगा। बोलो ऑनलाइन क्लियर है दोनों फॉर्मूले? चलें अब आगे। अब आइए, अब माल हो गया कंप्लीट। अब माल हो गया कंप्लीट तो कहां शिफ्ट हो गया? गोडाउन में आ गया। क्या गोडाउन में आते ही बिक जाएगा क्या? अब मान लो मैं आपको ये बोलूं कि मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज साल भर का 75,000 का फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है। साल भर का 75,000 का स्टॉक ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में रहता है। और अच्छा अब मुझे बताओ
ये काम कंप्लीटेड गुड्स है क्या नहीं है? 100% कंप्लीट हो चुका है, तभी वो क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। अब मैंने आपको यहां एक और डेटा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि अब ये माल बिकेगा केवल। अब ये माल, मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कीमत है ना, ये है उस गुड्स की कॉस्ट जिसे अब मैं अगली स्टेज पर केवल क्या करने वाला हूं? बेचने वाला हूं। तो इस टर्म को मैंने क्या नाम दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, फॉर्मूले ऑटोमेटिक आते जाएंगे, फिर समझना। फैक्ट्री में माल बनकर तैयार हो गया, दैट विल बी कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भाई माल बनकर कहां तैयार हो रहा है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जब माल बनकर तैयार होगा तो उसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई प्रोडक्शन हो रहा है मेरा यहां के प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, यहां तो सिर्फ माल क्या होगा? बिकेगा इसके बाद। तो मैंने ये बोला ऑन एन एवरेज, ध्यान से सुनना, ऑन एन एवरेज मैं जब अपना प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे 1800 रुपए की रिकवरी हो जाती है इन कॉस्ट, टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब यहां थोड़ा सा आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। टॉपिक नंबर 1 खत्म, मेथड नंबर 1 खत्म, ऐसे ही छोटा सा सेकंड मेथड, देन चैप्टर खत्म। हाँ 2 ही मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल और एक फोरकास्टिंग मेथड, 2 के अलावा तीसरा कोई चैप्टर में इस मेथड नहीं है। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे केवल 2 मेथड पर होंगे। बस पहला मेथड 5 मिनट बचे, अगला मेथड 10 मिनट का है, फिर हमें केवल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने जो हर हालत में इन्हीं मेथड्स पर होंगे, लेकिन कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स बीच में आते जाते हैं, बस हमारे बेस वही रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं तो बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस पर ना। सेलिंग प्राइस में क्या क्या शामिल होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी इसका मतलब समझना, जब ये गुड्स गोडाउन से निकलेगा तो निकलते ही ये मुझे 2 चीजें दिलवाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो एवरीवन एग्री? ये 75 क्या है? इसमें क्या प्रॉफिट इंक्लूड है या ये कॉस्ट है? ये तो अभी कॉस्ट है। मेरे गोडाउन में जब माल पड़ा है तो मेरी बुक्स में तो एंट्री कॉस्ट पर हो रही होगी ना। क्या बेचे जाने से पहले मैं सेल रिकॉर्ड कर सकता हूं कि यार मैं भविष्य में माल इतने का बेचूंगा तो सेल्स को आज रिकॉर्ड कर लो? ये तो आपका अकाउंटेंसी भी मना करता है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। फ्यूचर की इनकम को आज रिकॉर्ड, भाई जब माल बेचूंगा तभी तो रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये 75,000 जो मेरी कॉस्ट है ना, मुझे इसकी रिकवरी करनी है। मैं प्रॉफिट की बातें नहीं कर रहा, प्रॉफिट मैंने अपनी जेब से नहीं लगाया, प्रॉफिट तो मैं कमा रहा हूं। मैंने अपनी जेब से क्या लगाया? कॉस्ट लगाई है। अब मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं, हर दिन मैं यहां पर ले रहा हूं 1500 रुपए मान लो, हर दिन मेरा जो माल बिकता है उस माल में 1500 रुपए की तो कॉस्ट होती है और प्लस मान लो 20% प्रॉफिट होता है। अभी मैं प्रॉफिट के फिगर को नहीं ले रहा हूं। 1500 का 20% हुआ 300 रुपए, तो यानी मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? ऑनलाइन समझ आ रहा है क्या? जहां पर अटको ना मुझे रोक देना, थोड़ा सा पॉइंट है, देन वापस मैं पूरा समराइज करूंगा, आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 1500 की मेरी कॉस्ट है, 20% में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 1800। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं डेटर से कितना पैसा मांगूंगा? 1800। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं मुझे कॉस्ट की रिकवरी कितनी हो रही है? 300 तो मेरा प्रॉफिट बोलूंगा ना मैंने अगर 1500 रुपए लगाए तो कॉस्ट की रिकवरी कितनी बोलूंगा? 1500। और 300 क्या बोलूंगा? और डेटर से क्या लूंगा? 1800। क्या ये दोनों बातें क्लियर? नाउ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं,
इस 75,000 रुपए की कॉस्ट को कितने दिनों में रिकवर कर लूंगा अगर पर डे 1,500 रुपए का माल बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट बेची जा रही है ये केवल। मेरी बात अब आई समझ में? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने प्रॉफिट नहीं जोड़ा इसमें, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं मेरी 75,000 रुपए की कॉस्ट लग गई है, ये 75,000 रुपए का प्रोडक्ट है मेरा जो मैंने बनाया। नो डाउट बेचूंगा तो प्रॉफिट भी कमाऊंगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है इस 75,000 को रिकवर करना है मुझे, केवल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। क्या रिकवर करना है? केवल कॉस्ट को रिकवर करने की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं 75,000 रुपए रिकवर करना चाहता हूं और हर दिन का एवरेज रिकवरी 1,500 रुपए आ रही है, तो मैं इस 75,000 को कितने दिन में रिकवर कर लूंगा? 75,000 डिवाइडेड बाय 50 दिन में। क्या फॉर्मूला बना? क्या फॉर्मूला बना बताओ? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? फिनिश्ड गुड्स पीरियड। कि मेरे पास फिनिश गुड्स का इतना समय लग जाएगा मेरी कॉस्ट को क्या करवाने में? रिकवर करवाने में। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट? वापस से एक बार बात करते हैं, फिर थॉट प्रोसेस लाओ। सबसे पहले मैं खड़ा हूं कहां पर? रॉ मटेरियल स्टेज पर। मुझे यह निकालना है कि रॉ मटेरियल कितने दिनों तक रॉ मटेरियल ही रहता है और उसके बाद वो क्या जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ पूरा मटेरियल उठाकर फैक्ट्री प्रेमाइसेस में प्रोडक्शन में काम आ जाएगा। तो मैंने ये निकाला एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, डिवाइड कर दूं किससे? कंजम्पशन पर डे। तो मुझे ये पता लग जाएगा कितने दिन लगेंगे रॉ मटेरियल को खत्म होने में। फिर मेरी सेकंड स्टेज आई WIP स्टेज या फैक्ट्री स्टेज। यहां पर क्या करूंगा? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कितने का काम चल रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। तो मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ डेज जिसमें मेरा फैक्ट्री का काम खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेज पर आ गया मैं, फिनिश गुड्स पर। तो अब मैं क्या बोलूंगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। यानी इतने दिनों में मुझे मेरी फिक्स फिनिश गुड्स की कॉस्ट की क्या हो जाएगी? रिकवरी हो जाएगी। अब इसके बाद अगला क्या बचा? फिनिश गुड्स के बाद क्या होगा? डेटर क्रिएट होंगे। डेटर कितने पर? 1800 पर। अब डेटर के लिए क्या बोलूंगा? वही बात, मैं ऑन एन एवरेज मेरी बुक्स में 60,000 के डेटर चल रहे हैं। पर डे की रिकवरी क्या है? पर डे की रिकवरी क्या है? 1800। तो इस अमाउंट को कलेक्ट होने में कितने दिन लग जाएंगे? फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे, या मतलब सेल्स पर डे क्या हो रही है मेरी, क्योंकि डेटर केवल क्रेडिट सेल से क्रिएट होंगे, कैश सेल से क्रिएट नहीं होंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। इससे मेरे पास मेरे डेटर का अमाउंट आ गया। चारों जोड़ दो, आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गई। यही तो फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास। मुझे आर का पीरियड निकालना है, मुझे डब्ल्यू का पीरियड निकालना है, मुझे एफ का पीरियड निकालना है, मुझे डी का पीरियड यानी डेटर्स का पीरियड। यानी अब समझना, जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या था? O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
अभी लिखेंगे अपन सब चीजों को, पहले एक बार फॉर्मूले याद हो गए, बस फिर क्वेश्चंस करने हैं। ओ मतलब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, आर मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यू मतलब वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड या केवल वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, एफ मतलब फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डी मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर से क्या कलेक्ट होगा, पैसा कलेक्ट, तो इसको क्या बोलूंगा, डेटर्स, एंड सी माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट याद है, क्रेडिटर, अगर मुझे रॉ मटेरियल क्रेडिट पर मिल गया, याद करो अपने शुरुआत वाले एग्जाम्पल, 1000 रुपए की कोई चीज लानी थी, वो तो है ये 1000 रुपए, क्रेडिटर ने मुझे बोल दिया इसमें से 200 रुपए 10 दिन बाद दे देना, तो मुझे आज नेट कितने पैसों की जरूरत है, तो वो 200 मैंने इसमें से क्या कर दिया, तो सी अभी सिखाऊंगा, सी का मतलब है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये कहलाता है ग्रॉस, और जब सी एडजस्ट कर दूंगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा, नेट पीरियड, और ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस पीरियड। वापस से फॉर्मूला क्या बना, ओ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, ओ इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ये तो हमारा फॉर्मूला बना, क्लियर यहां तक। अब इनका मीनिंग, आर मतलब कैसे निकाला था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे, फिर आए थे हम डब्ल्यू पर, यानी WIP पीरियड, कैसे निकाला, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, फिर आए फिनिश गुड्स पर, एफ फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, क्या लगा फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, फिर हम गए डी यानी डेटर्स कलेक्शन पर, क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे, अगर आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी इन चारों के पीरियड को जोड़ दूंगा तो इसे क्या नाम दूंगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब इसमें मुझे सी का पीरियड निकालना है, सिंपली जिस तरह से सारे पीरियड निकाल रहे हो इस सप्लायर पे आ जाओ, ये जो सप्लायर है इसकी एवरेज वैल्यू 60,000 है, ये किससे आया होगा, परचेजेस ऑफ मटेरियल से, ₹1200 पर डे परचेस कॉस्ट है मेरी, यानी मुझे 60,000 का पेमेंट करना है, या 60,000 के क्रेडिटर मेरी बुक्स में है ऑन एन एवरेज, और पर डे की मेरी परचेजेस क्या है, यानी जो परचेस का पेमेंट मैं करता हूं वो पर डे मान लो एवरेज कितना जाता है, तो 60,000 को पेमेंट करने के लिए कितने दिन मिल गए मुझे, तो कैसे निकाला, एवरेज अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे, फॉर्मूला क्या बना, वापस बोलो, एवरेज अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे, इससे मेरे पास क्या होगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, इससे मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, बताइए ऑनलाइन।
कोई डाउट ऑनलाइन? कौन सा, क्रेडिटर वाला? देखो मैं ये बोल रहा हूं ऑन एन एवरेज मुझे 60,000 का पेमेंट करना है, यानी मेरी बुक्स में सप्लायर खड़े हुए हैं 60,000 रुपए के, ठीक है। पर डे 1,200 रुपए की मेरी परचेस कॉस्ट है। परचेस कॉस्ट आने का मतलब हो गया, आप ऐसे समझो मैं 1,200 रुपए का सेटलमेंट पर डे कर देता हूं, तो 60,000 रुपए को सेटल करने में मुझे कितने दिन मिल गए? मेरे क्रेडिटर बोल रहे हैं तुम हर दिन आना 1,200 रुपए दे जाना, हर दिन आना 1,200 रुपए दे जाना, तो 60,000 का पेमेंट करने का टोटल पीरियड कितना हो गया मेरा? तो ऐसे ही तो निकालोगे, 60,000 का टोटल पेमेंट करना है, हर दिन 1,200 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, तो कितने दिन लग गए? 50 दिन लग गए। तो ये 50 डेज क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कहलाएगा। बोलो आया क्या समझ में? यानी चलिए आ जाओ वापस से, ऐसे याद होंगे सारी फॉर्मूले यहीं याद करने हैं, ताकि क्वेश्चन करते समय कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले ओ निकालना होगा, क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो, तो ओ का फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले। ओ इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब एक एक फैक्टर निकालना सीखना है। इसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। आर मतलब है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली बार निकालूंगा डब्ल्यू, यानी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड निकालने का फॉर्मूला एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। फिर जाऊंगा तीसरे पर, यानी फिनिश गुड्स के ऊपर, एफ के ऊपर, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। क्या फॉर्मूला लगेगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। फिर आगे बढ़ेंगे, टी यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। फिर एक आएगा पॉइंट हमारा सी, यानी क्रेडिटर्स। क्या फॉर्मूला बनेगा? एवरेज अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे। तो ये हमारे पास सारा पीरियड आ जाएगा। उस पीरियड को ओ के फॉर्मूले में रख दोगे तो आपके पास लास्ट आंसर यानी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल? अब इनके सब फॉर्मूलों पर जाना पड़ेगा। अब जैसे समझो, आर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? स्टॉक का ओपनिंग, भाई स्टॉक का एवरेज निकालना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बन गया। भाई क्योंकि आपको इस फॉर्मूले को लगाना है तो दो चीजें चाहिए आपको। एक तो चाहिए फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट यानी एवरेज स्टॉक, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? कंजम्पशन पर डे। तो पहले इनके भी तो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो अब इनके फॉर्मूलों को बनाना सीखो। अगर मुझे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आ गया। अगर एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय
एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स निकालने हैं। अब यहां पर हालांकि बीआर जनरली नहीं होता है, बट अगर हो तो हमें डेटर्स और बीआर दोनों का एवरेज चाहिए होता है, क्योंकि बीआर भी डेटर्स की वजह से ही क्रिएट होते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर डिवाइडेड बाय 2। जनरली मान के चलना 99.99% बीआर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरीके से एवरेज क्रेडिटर पर चले जाओ, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। सारे फॉर्मूलों के न्यूमरेटर पार्ट आ गए। अब आपको एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग लेकर एवरेज, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो डब्ल्यूआईपी के ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है तो फिनिश गुड्स का एवरेज, डेटर्स या रिसीवेबल का निकालना है तो डेटर्स प्लस बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, और इसी तरह से क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का एवरेज। बोलो क्लियर यहां तक की बात। तो यानी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने के लिए भी न्यूमरेटर पार्ट के भी फॉर्मूले आ गए। अब आओ डिनोमिनेटर में। अब समझो डिनोमिनेटर में वो क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले आर का डिनोमिनेटर क्या है, कंजम्पशन पर डे। कैसे निकालूं, अगर मुझे किसी भी चीज का पर डे अमाउंट निकालना है तो भाई कंजम्पशन पर डे निकालना है, क्या करूं, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। भाई अगर मान लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 300 दिन मान के करो, 360 दिन, और कुछ ना बोले तो एक साल में कितने दिन, 365 दिन। तो अगर मुझे कंजम्पशन पर डे निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर दैट पीरियड। जिस पर्टिकुलर पीरियड की मैं वर्किंग कैपिटल निकाल रहा हूं, उस दौरान मैंने जितना कंजम्पशन किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन पर डे। आओ आगे बढ़ो, फैक्ट्री कॉस्ट पर डे निकालनी है, क्या करें, फैक्ट्री कॉस्ट पर डे निकालनी है, क्या करें, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। भाई पर डे किसी भी चीज को निकालना है तो टोटल को ही तो डिवाइड करोगे। तो अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट पर डे निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। उसके बाद मुझे निकालना है सीओजीएस पर डे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। भाई जिस भी वैल्यू का पर डे निकालना है उस वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो वो आपके पास क्या आता जाएगा, पर डे की वैल्यू। क्लियर, सीओजीएस पर डे निकालना है तो क्या करूंगा, वापस बोलो, टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीओजीएस पर डे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो, क्रेडिट सेल्स पर डे। बताओ क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे निकालेंगे, टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ डेज। लास्ट क्या था? यानी क्रेडिट परचेस पर डे कैसे निकालोगे? टोटल क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ये आपके पास इनके सब फॉर्मूले बनेंगे। यानी एक फॉर्मेट चलेगा, लेकिन उस फॉर्मेट में हर एक की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा आपके पास। बेसिक फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा है कि O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, लेकिन पहले मुझे इसके ये सारे सब पार्ट क्या करने पड़ेंगे? कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और देन इनको कैलकुलेट करने के बाद O के फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। बताइए, कुछ कुछ याद हुई चीजें? अभी हम इन सबको लिखेंगे, तो ये चीजें आप जब अपने हाथ से, और फिर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो बार बार फॉर्मूलों को लिखना है, ताकि वो क्या होते जाएंगे? ऑटोमेटिकली लर्न होते जाएं। भाई जैसे मान लो इस मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, फिर भी मैंने 7, 8, 9 जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितनी बार आप इन क्वेश्चंस को करोगे उतनी बार अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखना, क्योंकि फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको क्या होते जाएंगे? लर्न होते जाएंगे। क्योंकि फॉर्मूलों को लर्न करने का और कोई तरीका नहीं है, हम रट तो सकते ही नहीं है उनको, बार बार भूलोगे। एक थॉट प्रोसेस याद रखो, रॉ मटेरियल के स्टोरेज का प्रोसेस, WIP चूंकि फैक्ट्री में होता है तो फैक्ट्री का प्रोसेस, माल बनकर फिनिश गुड्स के गोडाउन में आ गया तो फिनिश गुड्स पीरियड, माल जब बिकेगा तो डेटर्स क्रिएट होंगे तो डेटर्स पीरियड, और अगर उसको परचेज करने में मुझे कोई क्रेडिट मिल गया तो मेरा क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड भी यहां पर क्या होगा? कैलकुलेट होगा। बताओ, क्लियर है? बिल्कुल। कल मैं आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, एंड देन कल से हमारा इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। भाई फॉर्मूले लिखेंगे, फिर इन फॉर्मूलों के साथ इस मेथड की कुछ अजम्पशंस भी हैं, एक बार मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। अब मान लो अगर मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा ही गिवन नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको केवल डेटा ऐसे दे दूं, रॉ मटेरियल 40,000, WIP 30,000, फिनिश गुड्स 80,000। क्या करें अब? वी अज्यूम दैट गिवन डेटा इज एवरेज डेटा, अज्यूम करना पड़ेगा मुझे। अब ये कैसे भी आया हो, चाहे ये 40 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 करके आया हो, चाहे ये 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करके आया हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग का अलग अलग डेटा गिवन नहीं है तो मैं तो एवरेज निकाल ही नहीं सकता ना। उसने मुझे केवल एक सिंगल डेटा दे दिया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40,000 रुपए, तो मैं क्या ज्यूम करूंगा? ये जो रॉ मटेरियल है ये एवरेज स्टॉक उसने दे रखा है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्टली इसी डेटा को क्या मान लूंगा? एवरेज डेटा मान लूंगा। ये हमारी अजम्पशन होगी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा सेपरेटली गिवन नहीं है तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट गिवन वैल्यू इज एवरेज वैल्यू। अब मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे सीधे ये उठाऊंगा, फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट तो मेरे पास आ गया, फिर कैलकुलेशन केवल किसकी करनी पड़ेगी? मुझे डिनोमिनेटर की करनी पड़ेगी। बोलो, यहां तक क्लियर? चलिए, तो आज इतना ही। कल हम क्या करेंगे? इन फॉर्मूलों को लिखेंगे, इनकी अजम्पशंस को लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। 2 से 3 दिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट हम सेकंड मेथड पर शिफ्ट हो जाएंगे। समझने का उसका, अगर ये मेथड आ गया तो 70% तो सेकंड भी आ गया आपको।
सेकंड मेथड में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये जो फॉर्मूले है ना इनको रिवर्स कर दूंगा बस। यानी अभी तो मैं क्या निकाल रहा हूं, पीरियड। अब मैं आपको पीरियड लिख के दे दूंगा और ये जो स्टॉक की वैल्यू है ना ये निकलना सिखाऊंगा, उल्टा करना है बस पूरे फॉर्मूले को। वो दूसरा मेथड है हमारा, उसमें पीरियड बता दिया जाएगा कि रॉ मटेरियल का पीरियड है 15 दिन। तो अब ये बताओ कि रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होगी। अभी तो क्या वैल्यू दे रखी है और वैल्यू से मैं क्या निकाल रहा हूं, पीरियड। अब मुझे जब सेकंड मेथड आएगा तो मुझे क्या दे रखा होगा, पीरियड दे रखा है, वैल्यू मांगेगा, बस वही हमारा सेकंड मेथड बनेगा। चलिए ठीक है, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।